सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर आप लोगों ने रीजनिंग वाले वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है कि 4/5 इंटू 3/5। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हमें बोर्डमास के रूल को फॉलो करना होता है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है 4/5। तो 4 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, 5 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 25। उसके बाद दिया हुआ है कि डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये पलट जाता है। तो 35 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा प्लस 4/5। यहाँ पे काट लेते हैं 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, 5 से 25 और 5 से 7 बार में। यहाँ पे हो जाएगा 21 और 5 से यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 4/5। क्लियर है। उसके बाद एलसीएम लेने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि 20 यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको 20 करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा एलसीएम रेडी है 20। तो ऊपर हो जाएगा 21 और 4 से 4 करेंगे तो हो जाएगा 16। सिंपली इसको आप ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 37/20। 20 से काटते हैं, 20 से 2 ना 40, एक बार में जाएगा 20 हो गया 17, 170, 20 से 8 बार में 160, 5, 1.85 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1/3 का पावर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे। 1 यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब होता है 27, 2/3 का क्यूब हो जाएगा 27 इंटू यहाँ पे हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8 और 1 9, 9/4 का स्क्वायर दिया हुआ है यानी 9 को 2 बार, 9 से 81 हो जाएगा और 4 का 16 क्योंकि ब्रैकेट का स्क्वायर दिया हुआ था। इक्वल टू क्या हो जाएगा x/18। यहाँ तक ठीक है। 27 से 3 बार में चला जाता है 81, 3 से चला जाएगा 9 तिया 27, 2 से 8 बार में ये चला जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, 72 नीचे चला गया, x यहाँ पे हो गया 18, 18 से 4 बार में ये चला जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, तो सिंपली इसको लिख लेते हैं 200 प्लस 13 से 7 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13 से 91 माइनस 5 से 30, 150, एक्स स्क्वायर हमें ये फाइंड करना था -3। क्लियर है यहाँ तक। 291 में से 150 सिर्फ कैसे घटाना होता है हमें, 200 में से 150 घटाएंगे तो हो जाएगा 50, 50 में 91 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 5 14, 141, 141 हो गया यहाँ कंप्लीट। -3 बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा +3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 141 और +3 144, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 144 यानी हटाएंगे तो हो जाएगा 12 क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 37.5 फ्रैक्शन। आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा, 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8 क्योंकि 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 12.5। तो 3/8 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 12 से 3 बार में यानी 37.5। तो 3/8 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1600 सिंपली यहाँ पे लिख देना है, माइनस क्या हो जाएगा x इक्वल टू 8 हो जाएगा यहाँ पे इंटू 119 डिवाइडेड बाई 7। अगर हम 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 से एक बार में 7 और 7 7 49 17, 8 से 2 बार में ये चला जाएगा, 8 दूना का 16, 3 से 2 बार में करेंगे 600 माइनस x, 17 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 17 8 136। क्लियर है यहाँ तक। -x को बराबर के ये साइड भेजेंगे तो हो जाएगा +x यानी x यहाँ पे चला जाएगा। सिंपली 600 में से 136 माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस का 136 इधर आ जाएगा तो घटा लेते हैं। 6 4 10, 6 3 9 और 1 10, 5 और 1 6 यानी x का वैल्यू आ जाएगा 464।
ऑप्शन नंबर 5 इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या पूछा गया था, 0.125। देखिए इसे करने का एक आसान तरीका मैं बताता हूँ, कुछ मत कीजिए। 0.125 डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है, 0.75, यही दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि 125 डिवाइडेड बाई, अगर इस पॉइंट को हटाना है तो हमें क्या करना होता है, हटाने के लिए नीचे 1 लिखकर 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो बैठाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इनटू कर देंगे, 0.75 है तो 0.75 लिख देते हैं यहाँ पे। इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर में हम क्या करेंगे, इनटू पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट है तो ऊपर 1 लिख कर 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 750, 750 यहाँ तक आ गया। प्लस कर देंगे तो सारे नंबर्स को आपको यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ 0.2 डिवाइडेड बाई 1.5, पॉइंट नीचे चला जाएगा, 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 5 से 4 बार में 20 और 5 से 3 बार में 15। यहाँ पे हो जाएगा 3 से हो जाएगा 15, तिया 45। यहाँ पे हो जाएगा 0.2, 2 से 3 बार में 6, 1 जीरो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10/3। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसको अगर आप काटते हैं तो हो जाता है 25 से, अगर 25 को 600 और 25 छक्का 150, यानी 1/6 आएगा ये। क्लियर है यहाँ तक? अब देख लेते हैं इसमें क्या करना होगा हमें। एलसीएम लेने के लिए क्या करना होगा, 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। सिंपली कुछ मत कीजिए, 30 बना दीजिए। तो 6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो 5 ऊपर भी करना होगा। इसको 30 बनाने के लिए 10 से करेंगे तो यहाँ पे 10 से करेंगे तो 40 हो जाएगा। 15 को 30 बनाने के लिए 2 से करेंगे नीचे तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। 3 को 30 बनाने के लिए नीचे 10 करेंगे तो ऊपर भी 10 से करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हो जाएगा 5/6 प्लस 40/10, 40/30 सॉरी, 5/30 होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/30, 30 तो नीचे कन्फर्म हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 100/30। तो सिंपली कुछ मत कीजिए, एलसीएम हमारा 30 हो गया। इसको ऐड कर लेते हैं तो 5 और 2 7, 5 और 2 7 हो गया और 140, तो और 7 147। क्लियर है यहाँ तक? 3 से काटते हैं तो 3 से 3 बार में 90, 4 बार में 120 हो जाएगा, नहीं 4 बार में जाएगा। 3 से 4 बार में 120, बच गया 27, 3 9 27, 1 जीरो पॉइंट बैठाएंगे, जीरो बैठाएंगे तो 270, 4.9 इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 27.5 डिवाइडेड बाई 0.075। कुछ नहीं करना है, इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 27.5 डिवाइडेड बाई 0.075। सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मत कीजिए, 27.5 पॉइंट हटा दिए, नीचे 1 जीरो जाएगा इंटू 10, और नीचे मेरा क्या दिया हुआ था, 0.075 दिया हुआ था। तो पॉइंट यहाँ हटाने के लिए 1 2 3, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको काट लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो ये चला जाएगा, और यहाँ पे हो जाता है 5 से काटेंगे तो 5 से 25 और 5 से 25, 5 से 5 कम 5 और 50 25। ठीक है यहाँ तक, 5 से 3 बार में और 5 से 11, यानी वो तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो 1100 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है, प्लस x फाइंड करना है हमको 367। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 367 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, सॉरी 3 नहीं होगा, माइनस 1100 माइनस 1100 डिवाइडेड बाई 3। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3 नीचे करने के लिए यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 या 21 होता है, 6 से 3 बार में करेंगे तो 18, 2 20, 3 से 9, 3 तिया 9 और 2 1100 हो गया, 1101 माइनस 1100 डिवाइडेड बाई 3। 1101 में से 1100 घटाएंगे तो हो जाता है 01 डिवाइडेड बाई 3, यानी 1/3 इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि 150 का 34%, A% ऑफ B या B% ऑफ A हमेशा इक्वल होता है।
हम कुछ ही करेंगे, 150 का 34% निकालेंगे, 34 का 150% निकालेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो 34 का 150% कैसे निकालेंगे? 34 का 100% कितना हो गया? खुद 34 हो गया। 50% आधा होता है 17, तो 17 ऐड कर देंगे, 7 4 11, 4 और 1 5 यानी 51 गया। प्लस x का 150%, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे दिया हुआ है 88.5। क्लियर है यहाँ तक? 0 से 0, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 51 प्लस 3x/2 88.5 में से माइनस 51 कर देंगे तो हो जाएगा 5, ये चला गया। यहाँ पे हो जाएगा 7 और 1 8, 5 और 3 8। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे दिया हुआ 3/2x, 3x इक्वल टू हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 5 10, 7 7 14 और 1 15, 3 3 6 और 1 7 यानी 750 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा 25 से 3 बार में 75 होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा आंसर 25। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है x%। x% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 400 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 32 का होता है 1024। परसेंट से डबल जीरो चला गया, 4x बच गया हमारा, प्लस को छोड़ दीजिए, इक्वल टू कर दीजिए। 1024 में से अगर हम 100 माइनस करेंगे तो हो जाता है 924। 4 से काट लेते हैं, 4 से 2 बार में 8, 4 से 3 बार में और 4 से 1 बार में, यानी x का वैल्यू आ गया 231। ऑप्शन नंबर 5 इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 1296। 1296 का अगर हम रूट तोड़ते हैं तो 36 का, आप लोग पता होगा 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो 1296 का अगर हम रूट तोड़ते हैं तो 36 आएगा, ठीक है। प्लस 216 अंडर रूट में है, क्यूब, ये किसका क्यूब है तो 6 का, प्लस 6 इक्वल टू 441 का अगर रूट तोड़ते हैं तो 21 का होता है 441 प्लस x फाइंड करना है। 36 और 6 कितना होता है 42, 21 प्लस x में से अगर हम 42 में से हम 21 घटा देंगे तो आ जाता है 21। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है यहाँ पे। 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81 हमारे पास आ जाएगा, प्लस 12 का क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 11 का होता है 1331 और 12 का होता है 1728, ठीक है यहाँ तक। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, प्लस 129 हो जाएगा आपका। अब इसे आप सॉल्व कर लेते हैं। 1728 यहाँ पे होगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। 119 में से अगर हम 81 घटाते हैं तो हो जाता है 8 और 1 9, 8 और 4 12, 48। ओवरऑल देखा जाए तो 48 एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1728। क्लियर है यहाँ तक। अगर आप काटते हैं तो 48 से, सबसे पहले क्या करेंगे 48 से काटते हैं इसको, 48 से 3 बार में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 120 और 8 से 3 बार में 24, तो 144 हो गया। और 144 अगर हम माइनस करते हैं तो आ जाएगा 1728 में से 144 माइनस किए, ये हो गया। उसके बाद 8 6 48 और 6 चौका 24 और 4 28, ठीक है 24 4 28, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 36। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं हमारे नंबर सीरीज के क्वेश्चन पे। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है यहाँ पे 4 7, तो यहाँ पे मैं लिख के समझाता हूँ। 4 4 7 23 62। तो इसमें क्या दिया हुआ था, सबसे पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा तो डिफरेंसेस चेक करेंगे। 4 से 3, 7 से 4, 11 और 23 कितना ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12। यहाँ पे हो जाएगा 8 3 11 यानी 9, 3 2 5 और 1 6। उसके बाद देखते हैं कि 3 से 4 हो रहा है यानी 1 का डिफरेंस है। 4 से 12 हो रहा है यानी 8, 12 से 39 हो रहा है, 12 से 39 हो रहा है यानी 27। यहाँ पे एक पैटर्न मुझे क्या पता चला, यहाँ पे हो रहा है 1 का क्यूब, यहाँ पे हो रहा है 2 का क्यूब, यहाँ पे हो रहा है 3 का क्यूब, तो नेक्स्ट हो जाएगा 4 का क्यूब। ये 4 का क्यूब होता है 64। क्लियर है यहाँ तक। तो 64 सिंपली 39 में 64 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 4 13, 6 3 और 1 10 यानी 103।
103 अगर हम 62 में ऐड करते हैं हो जाता है 162 और 3 65, यानी 165। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा आंसर। 12 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 480 240 120 60 30, तो नेक्स्ट क्या होगा। 12 क्वेश्चन में यही दिया हुआ था। तो सिंपली यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिवाइडेड बाई 2। 480 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 240। 240 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 120। 120 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 60। 60 को 2 से करेंगे हो जाएगा 30। 30 को 2 से करेंगे हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा आंसर। 13 हमारा यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप सिंपली ध्यान से देखेंगे तो 3 से लगभग नहीं, 3 से 4, 3 से 4 बार में 12, 12 से 5 बार में 60, 3 बार में, यानी 5 4 3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है मुझे 5 से 2 बार में। ठीक है, तो 2 3 4 5, तो नेक्स्ट हो जाएगा 6। 6 को 6 से करेंगे तो हो जाएगा 360। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। 1 4 9 16 27। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो जाता है, 1 का स्क्वायर दिया हुआ है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए, लेकिन 27 दिख रहा है। तो ये पैटर्न तो गलत है। तो चलिए डिफरेंसेस लेके देख लेते हैं। 1 से 4 हो रहा है यानी 3, 4 से 9 हो रहा है यानी 5 4 9, 9 से 16 हो रहा है यानी 7, 16 से 27 कितना हो जाता है, 6 और 1 7, 1 और 1 11, 2, 1 और 1 2। तो आप ध्यान से देखेंगे ये हमारा प्राइम नंबर का सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे 3 5 7 11। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 13। तो 27 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 27 और 3 30 और 10 40, यानी 40। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा आंसर। नंबर 15 क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है 3 से 4 बार में। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या दिख रहा है, 3 से 4 बार में, 4 से बार में 12, 4 3 12 हो जाएगा। ये लगभग 3 टाइम है। ये लगभग 9 दूना का 18, 9 3 27, 9 जगह 36, ये 3 टाइम है। ये हो जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा 5 बार में। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, क्या हो गया, ये लगभग 3 का 3 टाइम दिख रहा है। ये हमारा 4 बार में, ये लगभग 4 टाइम दिख रहा है। ये हो जाएगा 5 टाइम, ये हो जाएगा 6 टाइम। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 6 से 3 बार में 18 प्लस 1 19, 19 से 5 बार में करेंगे तो 95 प्लस 1 96। क्लियर है यहाँ तक। तो 96 को 4 से जब करेंगे तो हो जाता है 9 चौका 36, 360 और 6 चौका 24, 384 और 1 85। क्लियर है यहाँ तक। 3 से करेंगे तो 3 तिया 900 और 8 3 का 24, 240 और 5 तिया 15, 240 और 15 होता है 255 और 9 2 1155 प्लस 1 56। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट हो जाएगा 6 5 4 3, तो अगला हो जाएगा 2। तो 11 दूना का 2200 और 5 दूना का 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2300 और 6 दूना का 12, 2312 प्लस 1 2313। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा आंसर। DI से टोटल 10 यहाँ। हाँ जी, तो हमारा अगला पूछा गया है यहाँ पे DI। तो एक बार आप DI को ध्यान से पढ़ लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे नीचे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नीचे दिया गया रेखा आरेख वर्ष 2001 और 2005 में कंपनी एक्स द्वारा विभिन्न मॉडल की कार की बिक्री को दर्शाता है। क्लियर है यहाँ तक। 5 प्रकार के मॉडल हैं, मॉडल A B C D E। और मॉडल A यानी 2001 में कितना बेचा गया था मॉडल A, और 2005 में कितना बेचा गया था। सिमिलर B में, C में, D में, E में कुछ इस प्रकार है, कुछ डेटा दिया हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आप लोगों ने डेटा को अच्छे से देख लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि वर्ष 2001 में मॉडल A और C की कार की कुल बिक्री वर्ष 2005 में मॉडल A और C की कारों की कुल बिक्री के कितने प्रतिशत कम है, से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे 2001 से 2005 पूछा गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2001 जाते हैं, ठीक है, और 2005
क्लियर है यहाँ तक। 2001 में क्या बोला गया है, ए और सी, और 2005 में भी ए और सी बोला गया है। अगर हम 2001 में देखें ए का तो कितना दिख रहा है 40, और सी का अगर हम देखें तो हमारा दिखता है यहाँ पे 50। क्लियर है यहाँ तक। 2005 का अगर हम डेटा देखते हैं तो 2005 में दिया हुआ है ए का सेलिंग कितना दिया हुआ है, ये सारा हमारा सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग कितना दिखा गया है 80 और सी का हो गया 70। तो 5 और 4 90 जोड़ देंगे यहाँ पे 90 हो गया, 8 और 7 15। मुझे ओवरऑल यहाँ पे क्या निकालना है, रेशियो नहीं निकालना है, कितने प्रतिशत अधिक। 0 से 0, 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में। तो वही पूछा गया था कि 2001 में ए और सी और 2005 में ए और सी की कुल बिक्री से कितने प्रतिशत कम है, यानी 3 जो है 5 से कितने कम है। ये रेशियो आ गया यूनिट। तो 3 जो है 5 से 2 यूनिट कम है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा किससे, तो 5 से इंटू 100, 5 से 20 बार में हो जाता है, यानी 20 से 40, यानी 40% कम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी 17 में क्या पूछा गया था कि वर्ष 2001 में कंपनी एक्स द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या। तो लिख लेते हैं 2001 में एक्स द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या, यानी पांचों मॉडल में जाएंगे। तो ए का डेटा देखते हैं तो 40, बी का दिया हुआ है 30, ध्यान से देखें आप, सी का 50 दिया हुआ है, इसका 20, और डी का हो जाएगा 60। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई हो गया हमारे पास। अब देखते हैं 2005 का अगर हम डेटा देखें तो एक्स द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या, ए का 80, बी का 60, सी का हो जाएगा 70 दिया हुआ है, और ई का हो जाएगा यहाँ पे 90। सिंपली आप इसको ऐड कर लीजिए, 4 और 3 7, 5 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, यानी 200। यहाँ पे हो जाएगा 8 और 6 14, 140, 140 और 5 190, और 7 260, 260 और 9 हो जाता है 9 6 15, और 2 और 1 3, 350। सिंपली हमको रेशियो फाइंड करना था, तो 5 से 4 बार में 20, 5 से 7 बार में, 0 से 0 चला जाएगा। तो 4:7, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है कि 2001 और 2005, 2001 2005, 2001 और 2005 में बी की कुल कार, बी की अगर कुल कार की बात करें तो 2001 में बी ने कितने बेचे 30, और 2005 में बी ने कितने बेचे 60। क्लियर है यहाँ तक। फिर 2001 और 2005 में सी, 2001 में सी कितना बेचा, तो ध्यान से देखेंगे तो 50, और 2005 में सी कितना बेचा 70। तो उनका अनुपात यानी 6 और 3 90, 7 और 5 12, 3 से सिंपली काट लीजिए, 3 से 90 हो जाएगा, 3 से 4 बार में 3:4, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है कि वर्ष 2001 में ए की बिक्री और 5 में बी की बिक्री के बीच का अंतर ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, ये तो और सिंपल है। 2001 2005 क्या दिया हुआ है कि ए और बी, ए की बिक्री 40, एक में देख सकते हैं, बी का 60 दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंसेस ज्ञात करना है, 40 और 20 60, ऑप्शन नंबर 3 यानी 20 इसका हो जाएगा आंसर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। वर्ष 2006 में मॉडल सी की कारों की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि हुई। वर्ष 2007 में इसी मॉडल की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 7 गुना 4 है, 7/4 गुना है। वर्ष 2007 में कंपनी एक्स द्वारा मॉडल सी की बेची गई कारों की संख्या ज्ञात करें। एक एक स्टेप पढ़ के इसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले सी पे जाते हैं, 2005, 2006, 2007, यही तीनों ईयर का बात हो रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2006 में मॉडल सी की कारों की बिक्री, मॉडल सी में गए 2006 में कारों की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है या वृद्धि हुई। कहने का मतलब हुआ कि 2006 में अगर 2005 में कुछ था तो 2006 में सी कितना था 20% 2005 के कंपैरिजन में ज़्यादा था, और 2005 में सी का बिक्री 70 दिया हुआ है, 70 का 20% एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे 20 25 100,
यानी 6/5। 5 से काटेंगे तो हो जाता है 14×5 = 70। 14 को 6 से करेंगे तो हो जाएगा 84। तो कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि 2005 में सी की बिक्री 70 था, तो 2006 में सी की बिक्री 84 हो जाएगा, जो कि 70 से 20% अधिक है, जो कि आप देख सकते हैं। यही हमको फाइंड करना था। अगला स्टेप देख लेते हैं। वर्ष 2007 में इसी मॉडल की बिक्री 2007 में इसी मॉडल यानी सी मॉडल वर्ष 2007 में इसी मॉडल की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 7 में, पिछले वर्ष कौन सा हो जाएगा 7 के जस्ट पिछले 2006, यानी 84 का बात हो रहा है यहाँ पे। 84 हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में 7/4, 84 का 7/4 करेंगे तो 4 दूना का 8, 4 एकम 4, 21 चौक 84 होता है। 21 को 7 से करेंगे तो 140 और 7 147, 147। तो फाइंड यहाँ पे क्या करना था, वर्ष 2007 में कंपनी एक्स द्वारा सी में बेची गई कारों की संख्या। वर्ष 2007 में सी में बेची गई संख्या, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, सेल किए गए कारों की संख्या 147 इसका हो जाएगा आंसर। तो हमारा यहाँ पे फिर से पूछा गया है एक और डीआई, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक शहर में 5 पार्क हैं। शहर के नागरिकों की संख्या सप्ताह के दिनों में इन पार्कों में जाती है और तालिका सप्ताहांत दिए जाते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सा डेटा है। पार्कों का नाम दिया हुआ है ए से लेकर एफ तक, सप्ताह में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या और सप्ताहांत में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे दिया हुआ है कि सप्ताहांत पर पार्क EFA, यहाँ पे लिख देते हैं EFA। सिंपल सा डेटा उठा लेना है। सप्ताहांत यानी 336, ई का दिया हुआ है 309, इसका दिया हुआ है, इसका 210 दिया हुआ है। इसको अगर आप ऐड करते हैं तो 9 6 15, 3 और 1 4 और 1 5 हो गया यहाँ पे, 3 3 6 2 8 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे औसत पूछा गया तो 3 से काट देते हैं, 3 से 2 बार में, 3 दूना का 6, 3 से 8 24, 3 से 5 बार में, यानी 285 इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है कि सप्ताह के दिनों में ए, सी और डी में आने वाले लोगों की संख्या। सप्ताह के दिनों में ए, सी और डी, अब सप्ताहांत में ए, बी, एफ। क्लियर है यहाँ तक। बस सिंपल सा डेटा उठा लेना है। ए का सप्ताह में क्या दिया है 1 2 5, इसका 3 4 5, इसका दिया हुआ है 195, इसमें देख लेते हैं 210, 146 और 309। सिंपली ऐड कर लेते हैं, 5 पर 10 और 5 15, 9 4 13, 2 15 और 1 16, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9 6 15, 4 और 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। ओवरऑल देखा जाए तो 665 यानी 1:1 इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है कि सप्ताह के दिनों में पार्क बी, सी, डी और एफ में आने वाले लोगों की संख्या। सप्ताह के दिनों में बी, सी, डी, एफ आने वाले व्यक्तियों की संख्या सप्ताहांत ए, सी, ई, एफ के अंतर पता लगाना है। तो सप्ताह में बी का देख लेते हैं, वैल्यू क्या दिया हुआ है 227, 345, 195। सिंपल सा डीआई पूछा गया था। 363 दिया हुआ है, इसका हो जाएगा 210, 219, 336, यहाँ पे 309। सिंपली ऐड कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट माइनस कर लेंगे, हमारा डिफरेंसेस पता चल जाएगा। कैसे ऐड करेंगे, तो 5 और 5 10 और 3 13 और 7 20, 4 और 2 6, 9 6 15 और 5 20 और 1 21 और 2 23, साथ में 2 3 3 6 7 2 9 2 11 30। यहाँ पे हो जाएगा 9 6 15 और 9 9 5 14 24, 1 1 2 3 2 5 और 2 7। यहाँ पे हो जाएगा 3 3 6 2 8 और 2 10। अगर माइनस कर लेते हैं तो 6 4 10, 5 7 5 12 और 1 13, 1 हो जाएगा यानी 56, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि सप्ताहांत पर सी और डी, सी गए डी, लोगों की संख्या सप्ताह में ए और डी में आने वाले लोगों के कितने प्रतिशत अधिक है। तो सप्ताह में देख लेते हैं 219, 227, बस वैल्यू उठाना है, बस कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं था इसमें खास। 9 7 16, 3 4 2 2 4 यहाँ हो जाएगा, 5 5 10 2 3। क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें पूछा गया था कि सी और डी में आने वाले लोगों की संख्या, इसके बारे में
ए और डी में आने वाले लोगों से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी ये जो है इससे कितने अधिक है। तो अधिक का बात करें तो यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा 6 और 2 2 4, 3 और 1 4, 126 अधिक है कितने से, 320 इंटू 100, 10 से 1 चला गया, काट लेते इसे, 12610 32। चलिए इसे सिंपली काट लेते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूना का 8, यानी 128 आ जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 दूना का 6, 3 से 9, 6 से 0 चला गया, 9 3 12, 300। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3 चौका 12, 3 9 27, 9 दूना का 18, 9 3 27 और 1 28, यानी 288, 39 हो गया। तो यहाँ पे पूछा गया था लगभग में, यानी 39%। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है कि सप्ताहांत पर CDF में आने वाले CDF, BCF और सप्ताह में आने वाले BCF आने वाले लोगों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सिंपली इसमें भी डेटा लिख लेते हैं, 219 दिया हुआ है, 2227309। इसमें बी का दिया हुआ है 227, इसमें 345 दिया हुआ है, 363 दिया हुआ है। इसको ऐड कर लेते हैं तो 9 9 9 18, 2 20 और 5 25, 3 और 2 हो जाता है 5, 3 3 3 2 5 और 2 755 यहाँ पे हो गया। इसको ऐड कर लेते हैं, 7 3 10 और 5 15, 4 2 6 6 12 और 1 13, 3 3 6 2 8 और 1 935। तो वही पूछा गया था कि 755 जो है 935 का कितना प्रतिशत है, लगभग में बताना है। ठीक है, यहाँ पे 0 चल गया, 9 से अगर हम काटते हैं लगभग में, 6 बार में 9 छक 5400 हो जाएगा, 6300 जाएगा, 8 से कटते हैं तो 9 8 72, लगभग 80% आपको दिख रहा है कि 8 बार में जाएगा, यानी 80% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। हाँ जी, तो अब आते हैं हमारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो कि आप लोगों को देखने को मिला था। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक पाइप, आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक पाइप 3 घंटे में 1 बाल्टी भर सकता है, तो एक फिलिंग पाइप है, तो एफ कर देते हैं। 3 घंटे में क्या करता है, 3 आवर में पूरे टंकी को भर देता है, लेकिन तल में एक छेद होने के कारण बाल्टी को भरने में 5 घंटे लगते हैं, यानी एक फिलिंग पाइप है और एक आउटपुट पाइप है जो कि पानी निकाल रहा है। तो दोनों अगर साथ में खोले जाते हैं तो 5 घंटा में 5 घंटे लगते हैं भरने में, ठीक है। यदि भरी हुई टंकी हो तो बाल्टी को खाली होने में कितना समय लगेगा, बस कुछ नहीं करना है, ये दोनों को हम लोग एलसीएम लेते हैं, 15 आ गया 3 से 5 बार में और 5 से 3 बार में। तो कहने का मतलब हुआ कि 5 लीटर पर आवर, 3 लीटर पर आवर, ये हमारा एफिशिएंसी होता है, ठीक है। और ये टोटल टाइम होता है कि कितने कितने घंटा ले रहा है। तो हमें तो यहाँ पे पता चल गया है कि फिल कर रहा है 5 लीटर पर आवर और फिल प्लस आउटपुट यानी निकाल रहा है, तो कितना निकाल रहा है, तो 5 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो आउटपुट हो जाएगा 2 लीटर पर आवर। अगर 1 घंटा में 5 लीटर भर रहा है, फिल कर रहा है, तो 1 घंटा में 2 लीटर बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट का हमें वैल्यू पता चल गया। तो बोलता है कि यदि भरी हुई टंकी थी, यानी टोटल 15 लीटर, ये होता हमारा टोटल कैपेसिटी, ये होता है हमारा टोटल कैपेसिटी। तो 15 लीटर का टोटल टंकी हुआ, तो 15 लीटर का टोटल टंकी था जो कि पूरी तरह भरा हुआ था। तो खाली होने में, तो खाली कैसे होता है, आउटपुट 1 घंटे में 2 लीटर खाली करता है, तो 15 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 से 7 बार में 14, 2 से 5 बार में, यानी 7.5 आवर घंटा में टंकी खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए और बी के आय का अनुपात। देखिए ए है, बी है, आय का अनुपात 5000 3000 है, 0 0 हम हटा देते हैं तो हो जाएगा रेशियो 5 और 3, 3 0 3 0 हटा दिए। उनके व्यय का मूल्य समान है, कहने का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे लिखते हैं, ए और बी, ए का इनकम 5000, बी का इनकम कितना दिया हुआ है 3000। फिर दिया हुआ है कि उनके व्यय यानी एक्सपेंडिचर, ए और बी के व्यय का एक्सपेंडिचर यानी ए और बी का व्यय का मूल्य समान है, यानी मान के चलिए कि ए अगर 100 रुपया खर्चा करता है तो बी भी 100 रुपया खर्चा करता है। तो मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि अगर ए 5000 रुपया कमाता है, उसमें से 100 रुपया खर्चा करता है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो सेविंग का रेशियो आता है। सिमिलर इसमें भी हो जाएगा, अगर ये एक्स खर्चा करता है तो ये भी एक्स खर्चा करता है,
तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए तो हमारे पास क्या आता है, सेविंग का रेशियो, बचत, और उनकी बचत का अनुपात 5:1 दिया हुआ है। तो सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे हो जाएगा 5,000 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 5 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी डायगनली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 माइनस 5x हो गया। तो सिंपली कुछ नहीं करना, 15 में से 5 गया तो 10,000, माइनस 5 इधर प्लस आएगा तो हो जाएगा 4x, बस काट दीजिए 4 से 2 बार में, यानी 25 चौका 100 होता है, यानी एक और जीरो बढ़ जाएगा, 2500। पूछा गया था कि व्यय क्या है, ए का व्यय क्या है यानी x, तो 2500। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे पूछा गया था SI और CI से 3 वर्ष के अंत में 20% प्रति वर्ष की दर से 32,000 रुपये पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करेंगे, 20% एक साल का रेट है तो 3 साल में SI कितना हो जाता है, एक साल में अगर 20% रेट है तो 3 साल का SI सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यानी 20 या 60%। क्लियर है यहाँ तक? एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका। सेकेंड CI की बात करते हैं। CI यहाँ पे दिया हुआ है 20%। अब देखिए कैसे होता है, XY, आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, X प्लस माइनस Y प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे XY डिवाइडेड बाई 100। बस वही हम यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। तो 20% के हिसाब से 3 साल का CI कितना परसेंट हो जाएगा, 2 साल का पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद 1 साल और ऐड कर देंगे, यानी 20 प्लस 20 40 और 20 का स्क्वायर 44, यानी 44% प्लस 20% प्लस 44 दूना 88, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा तो हो जाएगा 44 28 8 4 12, यानी 72.8%। ओवरऑल हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि SI हमें 3 साल में 60% मिलेगा, तो CI हमें 3 साल में 72.8% मिलेगा। डिटेल और बेसिक कोर्स के लिए मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे आप ज़्यादा डिटेल में, वहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर है यहाँ तक? तो मुझे वही फाइंड करना है, प्रिंसिपल का वैल्यू यानी मूलधन दिया हुआ है 32,000, बस बात बन गई। यहाँ पे पूछा था कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, प्रिंसिपल 32,000 दिया हुआ है, SI और CI का अंतर 72.8 में से 60% हटा देंगे तो हो जाएगा 12.8%। SI और CI का अंतर 12.8% डिवाइडेड बाई 100, पॉइंट हटाएंगे 0, कुछ नहीं करना, बस सॉल्व कर देना है, यानी 32 इंटू 128। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 128 प्लस 32 40 96, यानी 4096। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि A, B और C की वर्तमान आयु, A, B, C की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2x 3x 5x। ये रेशियो है, रेशियो के बारे में आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। A तथा B की वर्तमान आयु का औसत, चलिए लिख लेते हैं, A तथा B, A प्लस B का वर्तमान आयु का औसत दिया हुआ है 25, औसत 25 है तो दोनों का एक्चुअल एज कितना हो जाएगा, तो 50। क्लियर है यहाँ तक? B प्लस C की वर्तमान आयु का औसत 40, यानी एवरेज अगर 40 दिया हुआ है B और C का तो एक्चुअल हो जाएगा 80। तो ये कितना दिया हुआ था, B प्लस C का। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए माइनस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम माइनस का साइन कर देंगे यहाँ पे, तो B से B चला जाएगा, तो प्लस का C माइनस का A आ गया, 50, 80 में से 50 गया तो 30। तो ओवरऑल क्या पता चल गया, C माइनस A, C कितना दिया हुआ है 5x, माइनस A का वैल्यू दिया हुआ है 2x इक्वल टू 30, 5 में से 3 गया तो 5 में से 2 गया, 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 30, यानी x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 10। x का वैल्यू अगर 10 आ गया तो क्या पूछा था, 2 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। 5 और 3 8 और 2 10, यानी 10x, तो 10x का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू एक्स का वैल्यू 10, यानी 100 प्लस 2 वर्ष के बाद, ये हमारा प्रेजेंट एज था,
यानी वर्तमान। तो 2 वर्ष के बाद तीनों में 2 बढ़ेगा, 2 2 4 और 2 6, +2 इसमें भी बढ़ेगा, +2 इसमें भी बढ़ेगा, +2 इसमें भी बढ़ेगा। तो 2 2 4 और 2 6, यानी 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा आंसर। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ए और बी 50,000 और 45,000 रुपये के साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। चलिए ए और बी, ए बी, देखिए 50,000 और 45,000 दिया हुआ है तो 3 जीरो से 3 जीरो हटा देते हैं तो 50 यूनिट और 45 हम रेशियो में मानते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है 4 महीने के बाद ए ने 15,000 रुपये वापस लिए, तो 4 महीने तक ये चला, 15,000 रुपया वापस लिए, यानी प्लस कर देंगे तो 3 जीरो सब में हटा दिए तो 15 कर देंगे, तो 50 में से 15 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 35, बच गया। और बी ने 5,000 रुपये अधिक निवेश किए तो 4 महीने के बाद, तो बी भी 4 महीने तक 45 रुपया रखा, यूनिट रखा, प्लस 5,000 रुपया, यानी 3 जीरो से 3 जीरो सब हट गया है तो 5 यूनिट, तो 5 यूनिट अधिक निवेश किया तो 45 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। क्लियर यहाँ तक। और सी ने अगले 4 महीनों के लिए केवल 30,000, सी आ गया एक और पर्सन, सी ने अगले 4 महीनों के लिए 35,000, तो 3 जीरो इसका भी हटा देंगे तो 35 रखते हैं सिर्फ। सबसे पहले सारे तीन जीरो को हटाते गए, तो अगले 4 महीनों के लिए, यानी अगले 4 महीने, सिर्फ 4 महीनों के लिए सी जो है 35,000 रुपये लगा कर रखा। यहाँ तक क्लियर है। यदि कुल वार्षिक लाभ, यानी बिजनेस हमारा 1 साल चल रहा है, 4 महीना 50 रहा है तो इंटू 8 यहाँ हो जाएगा, इंटू 8 यहाँ हो जाएगा, 4 महीना तो ये रहा। कुल टोटल प्रॉफिट 24,000 दिया हुआ है तो सी का प्रॉफिट फाइंड करना है। कुछ नहीं, बस काट देना है इसको सिंपली, 5 से 7 बार में, 5 से 10 बार में, 5 से 9 बार में, 5 से 10 बार में, 5 से 7 बार में, 10 चौका 40, 8 7 56, 96 यानी 96, 9 चौका 36 और 10 8 80, यानी 8 3 11 यानी 116, 7 से 12 में हो जाएगा 28, 4 से कटते 4 7 28, 4 दूना 8, 4 9 36, 4 दूना 8, 4 6 24। कहने का मतलब है कि 9 7 16 और 4 20, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, 60 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 24,000, 6 से 4 बार में 24,000 यानी 400 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 400 आ गया, तो क्या पूछा था सी का वैल्यू, सी का प्रॉफिट 7 यूनिट, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2800। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 2 नाव पी और क्यू ए से बी धारा के अनुकूल यात्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 नाव, हमारे पास 2 नाव है। पहला नाव क्या है, एक पी है और दूसरा नाव जो है क्या है, क्यू है। इस चीज़ को समझिएगा, 2 नाव हो गया, दोनों ए से बी धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम, यानी बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। ए से बी दोनों नाव जाते हैं, ठीक है। ये 2 नाव हो गए हमारे, नाव पी नाव क्यू, 2 नाव हो गए और दोनों के दोनों धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। दोनों नाव ए से बी की दूरी तय करने में लगने वाले समय 4:5 है। यदि नाव क्यू की गति 34 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 6 किलोमीटर पर आवर है, तो जब यह नाव बी से ए यानी अप स्ट्रीम में आएगा तो पी की क्या गति होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। क्या है कि 2 नाव हैं पी और क्यू, दोनों डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं यानी धारा के अनुकूल जा रहे हैं और दोनों का डिस्टेंस कांस्टेंट है। दोनों, अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है तो टाइम का जो रेशियो होता है स्पीड का रेशियो का उलट होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर टाइम का रेशियो हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम का रेशियो दिया हुआ है, पी का दिया हुआ है 4 और क्यू का दिया है 5, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। ये पलट जाता है, कब होता है, डिस्टेंस जब हमारा कांस्टेंट होता है तब। उसके बाद दिया हुआ है कि यदि नाव क्यू की गति 34 किलोमीटर पर आवर है, यानी क्यू का बात हो रहा है यहाँ पे, नाव क्यू में एक बी बोट हो गया और एक करंट का स्पीड हो गया। तो बोट का स्पीड हमारा नाव क्यू का कितना दिया हुआ है 34 किलोमीटर पर आवर और धारा की गति कितना दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। तो जब हमारे पास बोट का स्पीड, करंट का स्पीड आ गया तो 36 और 4 40, यानी डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर पर आवर होगा।
नाव क्यू की गति। तो नाव क्यू की गति डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर पर आवर होगा, और वही यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है 4, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो 4 से 10 बार में चला जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 10 आ गया तो 5 का हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, इसका 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि नाव पी की गति 50 किलोमीटर, क्यू की गति 40 किलोमीटर पर आवर, दोनों डाउन स्ट्रीम में। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे नाव पी का, क्योंकि मुझे पी का अब काम है, ठीक है। क्यू का काम खत्म हो गया, पी का स्पीड आ गया। पी का स्पीड हमारे पास 50 किलोमीटर आ गया डाउन स्ट्रीम में, यानी बी प्लस सी, यही होता है बोट का स्पीड और करंट का स्पीड को ऐड करते हैं तो वही हमारा होता है डाउन स्ट्रीम में स्पीड। तो 50 किलोमीटर पर आवर हो गया हमारा नाव पी की गति डाउन स्ट्रीम में। क्लियर है यहाँ तक? तो बी यहाँ हो गया, बी का वैल्यू पता नहीं है कि नाव पी का गति कितना है, नाव पी का गति कितना है ये तो मुझे नहीं पता है। क्लियर है यहाँ तक? तो नाव पी का गति तो मुझे पता नहीं है, यानी बोट, और करंट का गति तो मुझे पता था कि 6 किलोमीटर पर आवर है, और इसी का वैल्यू दिया है वो 50 किलोमीटर पर आवर। तो बी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर, यानी मुझे पता चल गया कि नाव पी का गति कितना हो गया 44 किलोमीटर पर आवर, और करंट का स्पीड तो हमेशा 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था। क्लियर है? तो इसमें पूछा गया था कि जब बी से ए यानी अप स्ट्रीम में नाव पी आए तो उसका गति क्या होगा अप स्ट्रीम में। तो जब नाव अप स्ट्रीम में आए तो अप स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, बी माइनस सी होता है, यानी बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड। तो नाव पी का बोट का स्पीड कितना था, तो 44 किलोमीटर, और करंट का स्पीड 6 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 38 किलोमीटर पर आवर। इसका हो जाएगा आंसर। 32 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 25% कम है। तो विक्रय मूल्य का बात हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ ए, सेलिंग प्राइस ऑफ बी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 25% कम है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी बी अगर 4 है तो 4 में 1 कम, ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि दोनों ही 20% के लाभ कमाते हैं, दोनों ही 20% का लाभ कमाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे कि दोनों ही 20% का लाभ कमाते हैं। 20% यानी इस रेशियो में अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 60 कट जाएगा तो रेशियो वही आने वाला है। बस अपने सहूलियत के लिए, यहाँ पे हम सहूलियत के लिए 60 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, दोनों ही 20% का लाभ कमाते हैं। सेलिंग प्राइस ए की बात करेंगे, 6 3 18 यानी 180, ये हो गया सेलिंग प्राइस ए का। एग्जाम्पल है थोड़ा सा, ए का सेलिंग प्राइस 180 दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है, जो कि 20% लाभ कमाकर बेचा गया है। यानी 100% सीपी होता है, उसमें प्लस प्रॉफिट जोड़ देंगे तो वो होता है हमारा एसपी। तो 120%, तो 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है, तो 100% यानी सीपी आ जाएगा। सिंपली काट लेते हैं तो 12 एकम तो हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पे 1200। तो 12 से एक बार में चला जाएगा और 12 25 60 यानी 150 आ गया। ए का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 150 आ गया। बी का भी वैसे कर लेंगे, इसको 120 से डिवाइड करेंगे तो बी का करने के लिए 6 चौका 24, 240 को 120 से डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे तो 12 दूना का 24 यानी 200। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद क्या पूछा था कि और बी 160 रुपया का लाभ कमाता है। बी का बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। बी अगर 200 रुपया में ख़रीद के लाता है, सब यूनिट में है यानी रेशियो में। बी अगर 200 रुपया में ख़रीद के लाता है और 240, 6 चौका 24, 240 में बेचता है तो फ़ायदा कितना यूनिट होता है, 40 यूनिट। तो 40 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 160। एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 4। तो ए का क्रय मूल्य 150, तो 150 में 4 गुना कर देंगे। 150 में जब 4 गुना कर देंगे तो 15 चौका 60 यानी 600 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा आंसर। 33 में क्या पूछा गया था कि 25 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन, यानी ट्रेन का स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड। एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई का 1/3 है, एक ट्रेन हो गया,
ये प्लेटफॉर्म हो गया। वही कह रहा है कि ट्रेन का जो लंबाई है प्लेटफॉर्म का लंबाई का 1/3 है। एक प्लेटफॉर्म की लंबाई जिसकी ट्रेन की लंबाई का बोला गया है इसमें कि प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है ट्रेन की लंबाई का 1/3 है। अगर ट्रेन की लंबाई 3x है तो ये हो जाएगा 1x, रेशियो दिया हुआ है। 1/3 है को 20 सेकेंड में पार करती है, को 20 सेकेंड में पार करती है। कुछ नहीं करना है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। इस फार्मूला को हमेशा ध्यान रखना है। ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर कोई ट्रेन जो प्लेटफॉर्म को पार करता है तो ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ जुड़ता है, यानी 3x और 1x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है, 20 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो 25 दूना का 500 होता है यहाँ पे 4x, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 125। तो यहाँ पे हमारा 125 x का वैल्यू आ गया। तो सिंपली हमें क्या फाइंड करना था, तो ट्रेन की लंबाई, तो x के जगह पे हम 3x, तो 3 इंटू एक्स के जगह 125 करेंगे, यानी 3 से यानी 3 से 1 करेंगे तो 300 और 25 दिया 75, यानी 375 मीटर इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि यदि त्रिभुज की ऊंचाई और आधार गुणनफल का गुणनफल एक वृत्त की त्रिज्या के वर्ग का 5/14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है इसमें। आधार को हम क्या मान लेते हैं, मान के चलिए हम आधार को b मान लेते हैं, ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, त्रिज्या हमारा r होता है, आप लोगों को वृत्त की त्रिज्या r। क्लियर है यहाँ तक। वही इसमें बोला गया है कि त्रिभुज की ऊंचाई और आधार का गुणनफल, त्रिभुज की ऊंचाई ये हो गया, आधार b हो गया, का गुणनफल यानी b इंटू एच का गुणनफल एक वृत्त की त्रिज्या r, वृत्त की त्रिज्या का वर्ग यानी r का स्क्वायर वर्ग का 5/14 है, यानी ये दोनों तो हमेशा इक्वल होगा, ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा, ये चाहे ये इक्वल हो गया। बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात। पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे कर देते हैं सिंपली, पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू r स्क्वायर को r स्क्वायर छोड़ देते हैं, 1/2 कर देते हैं। आधार गुना ऊंचाई तो हमारा bh था, तो bh का वैल्यू यही दिया हुआ है। इस चीज़ को समझ में आ रहा है, आधार गुना ऊंचाई यही हमको लिखना है नीचे। तो आधार b माने थे, ऊंचाई h माने थे, तो आधार गुना ऊंचाई का वैल्यू ये लिखिए चाहे ये लिखिए, इक्वल है तो हमको इसी को लिख देते हैं। तो r स्क्वायर इंटू 5/14। ठीक है, यहाँ तक r स्क्वायर से r स्क्वायर चला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं 22/7 इंटू 14 गुना 2/5, 7 से 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 2 2 = 4 डिवाइडेड बाई 5, यानी 4 दूना का 88/5 यानी 88:5 इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 0.8 है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सो गाइस क्लोज द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।